हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। आइए दोस्तों, क्या आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या बार्क और DFCCIL या फिर आप ITI के मेन एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आइए हम आपके लिए एक शानदार सा सेशन स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है पावर सिस्टम। ITI से जब आप DFCCIL का जो CBT सेकेंड एग्जाम होना है ना, जब उसके पार्ट सेकेंड को जब आप प्यार से देखेंगे तो आपको DFCCIL ने जो एक सिलेबस तैयार कर रखा है उस सिलेबस में इस पावर सिस्टम को भी इंक्लूड किया है। तो ये पावर सिस्टम हर जगह काम आने वाली चैप्टर है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का आपका मोटिवेशन लाइन क्या है कि हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए पैरों को, जिद हो ऐसी जो आंधियों में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आपके संघर्ष को आपके मंजिल से मिला दे। दोस्तों हर विद्यार्थी शिद्दत से मेहनत करता है और जो भी शिद्दत से मेहनत करता है कामयाबी उसके गले लग जाती है ना। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इसी के साथ में थर्मल पावर प्लांट जिसको हम NTPC कहते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं और बड़े ही दोस्तों कमाल के क्वेश्चंस हैं, है ना। और देखिएगा ये पूरा थर्मल पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसको हम रैंकाइन साइकिल के नाम से जानते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन है। देखिए कभी जनरेटर से क्वेश्चन आएगा, कभी टरबाइन से, कभी सुपर हीटर से, कभी बॉयलर से आएगा, कभी कूलिंग टावर से, कभी कंडेंसर से, यानी कि ये थर्मल पावर प्लांट है और इसी पावर प्लांट से टोटल क्वेश्चन बनना है और देखते रहिएगा इस सेशन को, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ई नोट्स और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक हमने ऑलरेडी दे रखा है, कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं ना, इसका पर्टिकुलर हम एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं, शेड्यूल बाय शेड्यूल उसको हम अरेंज कर देंगे, आप एक एक क्लास को आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा सेकेंड क्लास है, 21 नंबर का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संयंत्र की जो स्टार्टिंग कॉस्ट होता है, प्रारंभिक लागत, वो सबसे कम होती है, बताइएगा। तापीय शक्ति संयंत्र ऑप्शन बी है, सौर शक्ति संयंत्र ऑप्शन सी है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र ऑप्शन डी है, जल वैद्युत शक्ति संयंत्र, है ना। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखिए आंसर तो आपको करना होगा ऑप्शन नंबर ए को, तापीय शक्ति संयंत्र क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। देखिए जो दुनिया भर में दोस्तों, जो दुनिया भर में जो टावर लाइंस गई हुई है ना, उनमें से 90% टावर लाइन किसके हैं, तापीय शक्ति संयंत्र के, यानी कि NTPC के गए हैं। देखिए गया तो रिलायंस का भी है लेकिन रिलायंस का बहुत कम है, 90% टावर लाइन किसका गया है, तापीय शक्ति संयंत्र का, यानी कि NTPC। अब कमेंट में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि तापीय शक्ति संयंत्र सबसे बड़ा अपने भारत देश का कहां पर है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। देखिए तापीय शक्ति संयंत्र है ना, इसका जो स्टार्टिंग लागत है, यानी कि इसका जो प्रारंभिक लागत है, वो प्रारंभिक लागत क्यों कम है, क्यों प्रारंभिक लागत को कम बताया गया है? क्योंकि देखिए इसको हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, है ना। इसकी जो स्थापना है ये आसान है। कैसा है स्थापना इसकी, आसान है। हम इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और कम लागत में स्थापित कर सकते हैं, है ना। किसमें, कम लागत में स्थापित कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए कोई जगह डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग लागत को कम बताया गया है। लेकिन इसका जो रनिंग लागत है, इसका जो रनिंग लागत है, वो रनिंग लागत कैसा होता है, रनिंग लागत बहुत अधिक है। रनिंग लागत क्यों अधिक है, देखिएगा रनिंग लागत को अधिक क्यों बताया गया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप थर्मल पावर प्लांट से क्या जनरेट करेंगे, लाइट जनरेट करेंगे, है ना। और लाइट जनरेट करने से पहले आपको लाइट को खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मोटर चलाना है, अगर मान लीजिए कि कोई आपका प्रेशर है ना, थर्मल है, उस थर्मल को स्टीम है, उस स्टीम को आपको और हाई प्रेशर से आगे ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए आप एक मोटर लगाएंगे और वो मोटर इलेक्ट्रिक का खपत कराएगी, पावर का खपत कराएगी। तो पावर पहले खपत हम कराते हैं, इसके बाद हम पावर को जनरेट करते हैं, इसलिए दोस्तों इसका रनिंग लागत जो है वो बहुत अधिक हो जाती है और मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो बढ़ जाता है रनिंग लागत के दरमियान। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आपको भी दोस्तों अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दोस्तों एक लाइक भेजिएगा, है ना, एक लाइक वाला इमोजी जरूर भेजिएगा। देखिएगा मेंटेनेंस के तौर पर एक दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल बनाया गया है कि यह है मेन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस
दो प्रकार के होंगे, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अभी हाल ही में एमपीटीओ का एग्जाम हुआ था, एमपीटीओ का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट क्या है ना। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और दूसरा है प्री डिटरमाइंड मेंटेनेंस। ये किसके हैं? ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के पार्ट है। और करेक्टिव मेंटेनेंस के पार्ट कौन है? डिफर्ड और इनमेडिएट जो है ये करेक्टिव मेंटेनेंस के पार्ट हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आकार के तापीय संयंत्र में वैद्युत शक्ति किस वोल्टेज में उत्पादित की जाती है? सामान्य आकार के तापीय शक्ति यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना, इसका आकार भी छोटा ही होता है, बहुत बड़ा आकार नहीं होता है। और ये वैद्युत पावर कितने वोल्टेज में करता है? तो ये करता है 11 केवी में। किस में करेगा ये? 11 केवी। देखिए आज के टाइम पर ना, आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, अगर प्रेजेंट टाइम में पूछे कितना पावर जनरेट हो रहा है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, तो 33 केवी, कितना? 33 केवी आज के टाइम पर जनरेट हो रही है। लेकिन पहले का दोस्तों आपका सिलेबस चेंज तो होता नहीं है, एक बार जो सिलेबस बन गया वो कई सालों तक चलता है, सालों तक चलता है, इसका एक्सपायरी डेट बहुत कम आती है। तो 11 केवी ये पहले के अकॉर्डिंग डेटा है, 11 केवी ही आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर करना है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर अगर 11 केवी और 33 केवी भी ऑप्शन में आ जाए तो आप किसको सही करेंगे? तो ऐसे केस में आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। आप 33 करेंगे तो भी आपको आंसर मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए, और 11 में भी आपको क्या मिलेगा? सही, इस आंसर का नंबर जरूर मिलेगा। क्लियर है? ओके, रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। मितोपयोजक, सबसे पहली बात, मितोपयोजक का मतलब क्या है? इकोनोमाइजर से। इसका मतलब क्या है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को ही क्या कहा जाता है? मितोपयोजक का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है? फीड वाटर को, वायु को, भाप को, या उपरोक्त सभी को? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट होगा, फीड वाटर। सुनिएगा, देखिए जो फीड वाटर है ये है क्या चीज? आपने स्टीम तैयार कर लिया, कहां से? बॉयलर से आपने स्टीम तैयार किया, बॉयलर से आपने स्टीम तैयार किया। देखिए ये क्या है? आपका बॉयलर है ना, ये क्या है? बॉयलर। यहां से स्टीम तैयार हो गया, इस स्टीम को आपको कहां पर भेजना है? डायरेक्ट सुपर हीटर के माध्यम से। यहां पर लगी होगी सुपर हीटर, देखिए यहां पर क्या लगी होगी? सुपर हीटर। इस सुपर हीटर के माध्यम से हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर टरबाइन होगी, यहां पर क्या होगी? टरबाइन। इस टरबाइन में हम स्टीम को भेज देंगे, बॉयलर से टरबाइन में स्टीम चली गई। आपको मालूम होगा दोस्तों कि घर में आपने देख रखा होगा कि जब भी कहीं पर भी है ना, घर में किसी बर्तन में आपने पानी गर्म किया और पानी से जब भाप निकलता है ना, आप प्रैक्टिकली देखना, उस भाप के जस्ट ऊपर आप अपना हथेली रख देंगे तो जैसे ही भाप जो है वो हाथ के संपर्क में आ गया, वैसे ही पानी का छोटा छोटा बूंदों का रूप ले लेगा। वैसे ही जब स्टीम यहाँ से तैयार होकर टरबाइन के पंखुड़ियों पर पड़ रहा है तो वो पंखुड़ियों पर पड़ते ही वो पानी का छोटा छोटा बूंद बन जाता है और वो फिर से निकल करके कहाँ चला जाता है? कंडेंसर में चला जाता है, ठीक है ना। अब वो जो कंडेंसर है, यहां पर मान लीजिए क्या लगी हुई है? यहां पर है कंडेंसर। ये कंडेंसर इस पानी को क्या करेगी? ठंडा करेगी। अब इस पानी को हमें दोबारा यूज करना है, इसी बॉयलर में लाना है, दोबारा यूज करना है, बॉयलर में लाना है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बॉयलर में पानी को जो हम गर्म करते हैं ना, तो पानी को गर्म करने से पहले हम रास्ते में ही अगर पानी को थोड़ा बहुत गर्म कर दें तो बॉयलर में पानी को गर्म करने में थोड़ा कम टाइम में ही हम स्टीम तैयार कर पाएंगे और ईंधन की भी बचत हो जाएगी। यही बात कह रहा है कि मितोपयोजक का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है? फीड वाटर को। जो कंडेंसर से पानी आ रहा है ना, वो कौन सा वाटर है? उसी को हम फीड वाटर के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फीड वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास अच्छी लगती होगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। कौन सा इमोजी? दिल की इमोजी भेजिए, तुरंत भेजिए अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का है, दग्ध गैसों के रूप में, दग्ध गैस का मतलब क्या? फ्लू गैस के रूप में व्यर्थ जाने वाली उष्मा को पुनः तापन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए की है, ए की तरफ हम चलते हैं, अतितापक, बी है बॉयलर, सी है चिमनी, डी है इकोनोमाइजर, है ना। दग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ जाने वाली उष्मा को पुनः तापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है इकोनोमाइजर।
इकोनोमाइजर देखिए, इकोनोमाइजर क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इकोनोमाइजर ये चित्र है, आपने दोस्तों रेडी वाटर देखा होगा, है ना। रेडी वाटर का जस्ट उल्टा इकोनोमाइजर होता है। रेडी वाटर क्या चीज होती है, तो रेडी वाटर क्या करता है, देखिए रेडी वाटर का काम है इंजन को ठंडा करना, है ना। रेडी वाटर का काम क्या होता है, इंजन को ठंडा करना। 1 सेकेंड, हाँ बात किसकी चल रही है, रेडी वाटर की। रेडी वाटर क्या करता है, ये इंजन को ठंडा करता है ना, इंजन को ये ठंडा करता है। इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, तो इकोनोमाइजर का काम देखिए क्या होता है। फ्लू गैस का बात यहां पर कही जा रही है, तो आपको क्या समझना है, ये है फ्लू गैस। ये सारी की सारी क्या चल रही है, फ्लू गैस। अब आप बताइए जो फ्लू गैस है वो फ्लू गैस ठंडी होंगी या गर्म होंगी, तो सिंपल सी बात है, फ्लू गैस है ये क्या होंगी, बहुत अधिक गर्म होंगी। गर्म में क्या होता है, हीट होता है, उष्मा। हमें उस उष्मा को क्या करना है, यूज में लाना है, उस हीट को हमें यूज में लाना है। तो ये जो ये क्या है, फ्लू गैस है, इसमें क्या है, इसमें हीट है, उष्मा। इस उष्मा को हमें यूज लाना है। अगर इस इकोनोमाइजर को इसी हीट के पास ही, इसी फ्लू गैस के पास में ही रख दिया जाए, तो ये जो हीट है, ये हीट क्या करेगा, इस इकोनोमाइजर को भी गर्म कर देगा। अभी इस इकोनोमाइजर के अंदर क्या भरी हुई है, तो इसके अंदर पानी भरी हुई है, तो ये पानी भी गर्म हो जाएगी। अब पानी, गर्म पानी को हम फिर कहां भेजेंगे, बॉयलर में भेजेंगे, क्योंकि ये यूज हो चुका है, एक बार पानी यूज हो चुका है, कंडेंसर के माध्यम से वापस जा रही है बॉयलर तक। हम बॉयलर से भेजने से पहले इकोनोमाइजर के माध्यम से इस फ्लू गैस में जो उष्मा है, इस उष्मा को यूज में ला करके इसको दोबारा गर्म करना चाहते हैं। तो ये है आपका कौन सा भाग है, ये है आपका इकोनोमाइजर। किसका उल्टा होता है, ये भी आपने सुन लिया। तापीय शक्ति संयंत्र में टरबाइन से, सुनिएगा, तापीय शक्ति संयंत्र में टरबाइन से निकली भाप को संघनित्र में शीतल करने के लिए क्या किया जाता है, मोबिल ऑयल का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, है ना। हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो यहां पर भी नहीं, जल का यूज किया जाता है। बिल्कुल यहां कूलेंट की बात हो रही है। मैं आपको फील कराता हूं, मैं आपको फीलिंग देता हूं। देखिए, आपने किसी पावर प्लांट में अगर कभी काम वाम किया होगा, या फिर देखा होगा, या फिर गया होगा, या फिर आपने YouTube में ही देखा होगा, आपने क्या देखा कि थर्मल पावर प्लांट में एक कूलिंग टावर लगी होती है। उस कूलिंग टावर से पानी ऊपर झरने की तरह नीचे गिरती रहती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी वहां पर लग रहा है, वहां पर यह है कि देखिए, जैसे पानी जो है ना वो हीट है, उस पानी, वो पहले स्टीम था, उस स्टीम को हमने क्या किया, हमने यूज कर लिया टरबाइन को घुमा करके। टरबाइन घूम गई, अब टरबाइन से घूमने के बाद वो पानी बन गया। अब पानी जो है वो कंडेंसर में आ रहा है। अब कंडेंसर में आने के बाद भी पानी पूरी तरह से ठंड नहीं रहती है, तो ठंड, उसको हमें ठंड करना है। तो ठंड करने के लिए हम कूलिंग टावर बनाते हैं, और उस कूलिंग टावर के टॉप में पानी को टंकी में भर देते हैं। अब उस टंकी से पानी गिरता है नीचे झरने की तरह। अब जो देखिए, ये जो हवा चारों तरफ हमारे वायुमंडल में बह रही है ना, इसको हम केवल सांस लेने के लिए नहीं यूज करते, हम इसको देखिए थर्मल पावर प्लांट में पानी को ठंडा करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। यानी कि कूलिंग टावर से पानी गिर रही है और हवा चल रही है, उस हवा के कॉन्टेक्ट में पानी आते ही, और आते ही उसके संपर्क में वो पानी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये जल का उपयोग, इससे मैं 100% श्योर नहीं हूं, इस ऑप्शन से मैं 100% श्योर नहीं हूं, क्योंकि जल का उपयोग नहीं किया जाता यार। जल को तो गिराया जा रहा है, सॉरी, हवा का यूज किया जा रहा है, किसका, एयर का यूज किया जा रहा है इस वाटर को ठंडा करने के लिए। लेकिन ऑप्शन भी तो दूसरा नहीं है अपने पास। मोबिल ऑयल का थोड़ी प्रयोग करेंगे पानी को ठंडा करने के लिए, हाइड्रोजन का यूज भी नहीं किया जाता है पानी को ठंडा करने के लिए, तो जल का यूज है ना। 25 में क्या हो जाएगा, जल। क्या आप इससे श्योर हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। दूसरे दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना है यार। ये कंटेंट सिर्फ आपके लिए है, ये जो पसीने बहाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहाए जा रहे हैं। और एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अतितापक, अतितापक का मतलब क्या है, सुपर हीटर से। इसका मतलब क्या है, सुपर हीटर से। इसका भी चित्र मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर है, एक दाब एवं ताप एवं दाब दोनों स्थिर रहती है सुपर हीटर में, या तापक्रम बढ़ता है, दाब स्थिर रहता है। तो बिल्कुल देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं आपको दोस्तों इस चीज को दिखाना चाहता हूं, ये क्या है, सुपर हीटर। इसको क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर हीटर।
ये क्या है आपकी, ये है आपकी सुपर हीटर। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को दिखाना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को और आसानी से समझ सके और आपको समझने में ना और भी अच्छा समझ में आ सके। सुपर हीटर का बेसिकली काम क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल प्यार से आपको देखना है सुपर हीटर कहां है ना, ये रहा सुपर हीटर। देखिएगा ये है बॉयलर, बॉयलर से स्टीम तैयार हुआ, इस स्टीम को हमने कहां पर ले गया, सुपर हीटर तक। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम जो है ना, जो भाप है, इस भाप को क्या करता है और गर्म करता है, इस भाप को क्या करता है और अधिक गर्म करता है, लेकिन इस स्टीम के प्रेशर को नहीं बढ़ाता वो। अब देखिए भाप को हम गर्म क्यों कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी स्टीम है, ऑलरेडी भाप है, तो इसलिए हम इसको और गर्म करते हैं, क्योंकि भाप में अगर नमी रह गया ना भाई साहब, थोड़ा बहुत भी अगर नमी रह गया तो जिस पाइप के माध्यम से, ये पाइप है, जिस पाइप के माध्यम से उस स्टीम को हम ले जा रहे हैं हाई प्रेशर के साथ ना, अगर नमी उस स्टीम में है तो वो नमी क्या करेगा, पाइप को दोस्तों पूरी तरह से जंग लगा देगा। हो सकता है कुछ सालों बाद ये पाइप फट जाए, और अगर पाइप फट गया ना तो इस एरिया में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल दोस्तों उनको कोई नहीं बचा सकता फिर, क्योंकि इतना, ये एक तो इतना गर्म रहेगा और स्टीम, और दूसरी बात इतना प्रेशर के साथ रहेगी। तो इससे बचने के लिए हम जो भी नमी कंटेंट उपस्थित होगा इस भाप में, हम इस सुपर हीटर में ले जाकर उस नमी को भी समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम कहां पर ले जाते हैं, इस टरबाइन में ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं, इस टरबाइन में ले जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो था पूछा गया था आप पर, है ना। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। सुपर हीटर अतितापक है, तापक्रम बढ़ाता है, दाब स्थिर रहता है। ये प्रेशर को नहीं बढ़ाता, ये केवल स्टीम को और अधिक हीट करेगा ताकि नमी जो है, नमी कंटेंट पूरी तरह से स्वाहा हो सके। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र का कार्य है। संघनित्र का मतलब क्या है, कंडेंसर। इसका मतलब क्या होता है, कंडेंसर से। टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करता है। टरबाइन में भाप सप्लाई करने पर पहले भाप का प्रेशर बढ़ता है, गलत बात है। अतितापक से प्राप्त भाप को ठंडा करता है, सुपर हीटर से नहीं। सुपर हीटर से प्राप्त भाप को ठंडा नहीं करता, सुपर हीटर तो और उसको, उस स्टीम को और सुपर स्टीम बनाता है। बॉयलर से आने वाली भाप को ठंडा करता है। देखिए बॉयलर का और संघनित्र का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बॉयलर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, सुपर हीटर से है। किससे है, सुपर हीटर से है, क्योंकि बॉयलर से जो स्टीम जाती है वो कहाँ जाती है, पहले सुपर हीटर में जाती है, सुपर हीटर से फिर जाती है टरबाइन में, और टरबाइन के बाद फिर संघनित्र में जाती है। तो देखिए टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करता है, यानी कि जो टरबाइन है उस टरबाइन पर स्टीम पहुंच गया, और टरबाइन पर स्टीम पहुंचते ही वो पानी में बदल गया, टरबाइन घूम गई, है ना। हमारा उद्देश्य क्या था, उस स्टीम को बनाने का, टरबाइन को घुमाना। टरबाइन घूम गई, अब स्टीम क्या बन गया, पानी बन गया। उसको हमें दोबारा यूज में लाना है, तो यूज में लाने के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए हम संघनित्र में लाते हैं, है ना। तो बॉयलर से आने वाली भाप को ठंडा करना नहीं, टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टरबाइन से प्राप्त भाप को क्या करना है, ठंडा करना है। राइट है। चलिए, संयंत्र में भंडारण से बॉयलर तक कोयला कैसे पहुंचता है, यह बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके इंटरव्यू की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। देखिएगा, ट्रॉली द्वारा ले जाया जाता है, या ट्रेन द्वारा ले जाया जाता है, वी बेल्ट द्वारा ले जाया जाता है, बाल्टियों द्वारा। अरे भैया बाल्टियों द्वारा कैसे ले जाएंगे यार, थर्मल पावर प्लांट है, कोई मजाक थोड़ी है कि 1-2 बाल्टी से हमारा स्टीम बन जाएगा। तो ट्रेन द्वारा ले जाता है, ट्रेन द्वारा ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, बॉयलर तक नहीं जा। क्या आप बॉयलर से ट्रेन को मतलब बॉयलर तक ले जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है। ट्रॉली द्वारा ले जाया जाता है, ट्रॉली द्वारा भी आप कितना ले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वी बेल्ट द्वारा। मैं आपको दोस्तों फीलिंग के साथ इस क्लास को जोड़ना चाहता हूं, आप इस चीज को, इस दृश्य को देखिएगा, इस दृश्य को, इस नज़ारे को देखिएगा, है ना। मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं, ये आप पूरा दृश्य देखिए, गौर से, प्यार से देखिए, और कमेंट करके बताइए कैसा शानदार सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें आप जब गौर से देखेंगे तो ये वी बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वी बेल्ट है ना। ये किस आकार में है, ये वी आकार में है। तो ये देखिए वी बेल्ट है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से, यानी कि इस आकार में होता है, ये इस आकार में होगा, बीच में कोयला है।
ये किस प्रकार का कोयला है? ये पल्वेराइज्ड किया हुआ कोयला है। कैसा है? पल्वेराइज्ड किया हुआ कोयला, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है ये कोयला। इसको हम ले जा कहां पर रहे हैं? तो इसको ले जा रहे हैं हम बॉयलर में। जब बॉयलर भट्टी है ना, वहां पर ले जा रहे हैं ताकि हम इसको जला सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इसी पर था कि संयंत्र में भंडारण से बॉयलर तक कोयला कैसे जाता है? वी वेल्ट के द्वारा जाता है। ये नजरिया भी आपने देख लिया। अब दोस्तों ये चीजें आपको नहीं भूलने वाली है, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पल्वेराइजिंग कोयला होता है, लीजिए जस्ट इसी पर क्वेश्चन अगला आ चुका है कि पल्वेराइजिंग कोयला होता है देर तक जलने वाला कोयला। बिल्कुल गलत बात है यार। देर तक वो कोयला जलता है जो पल्वेराइज नहीं हुआ है। क्यों जलता है देर तक? क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक कोयले का बड़ा सा टुकड़ा है 1 क्विंटल का, उसको हमने बॉयलर में डाल दिया। पहली बात तो उसमें नमी बहुत अधिक होगा, जिसके कारण से आग लगेगी नहीं जल्दी। आग लग भी पाएगी तो पहले धुआं निकलेगा, है ना, इसके बाद ही उसमें से लौ निकल पाएगा। तो देर तक जलने वाला कौन सा कोयला है? जो पल्वेराइज्ड नहीं है, छोटे छोटे कण में टूटा हुआ कोयला। बिल्कुल यही आंसर आपका होगा कि अगर पल्वेराइज्ड आपने कर दिया तो छोटे छोटे कण में वो बदल जाएगा, वो पल्वेराइज्ड वो कोयला, है ना, इसलिए ये आसानी से जल सकेगा। भारत में तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब कितना होता है? कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे 10 से 50 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 50 से 100, या 110 से 170, 200 से 215। अब आपका कहना क्या होगा कि प्रेशर है, प्रेशर जितना हाई होगा उतना ही स्टीम पावर प्लांट की क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन इसका भी दोस्तों एक लिमिट होता है, ऐसा थोड़ी कि आप कितना भी इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो प्रेशर स्टीम का कितना होता है? 110 से लेकर 170 केजी प्रति सेंटीमीटर। मान लीजिए यहां से यहां तक का जो रेंज है वो कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक का अगर प्रेशर चेक किया जाए ना तो 170 मैक्सिमम होगा। कितना? 170 किलोग्राम का प्रेशर होगा, है ना। प्रेशर किस में हमेशा होता है? बार में भी होता है, किलोग्राम में भी होता है। तो 110 मिनिमम होगा, 110 क्या है? मैक्सिमम होगा। ये याद रखिएगा, ये केवल थर्मल पावर प्लांट की बात कही जा रही है, अदर पावर प्लांट में अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो वहां पर पानी का प्रेशर होता है, ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है तो यहां पर थर्मल का प्रेशर रहता है, ठीक है सर। देखिए, तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। संयंत्र पर लोड कम डालने से जल की मात्रा, देखिए जल तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आया है ना। अधिक मात्रा में कोयले का प्रयोग करने से कोयला, देखिए मैं आपका यहाँ पर डाउट क्लियर करता हूँ कि अधिक मात्रा में कोयला प्रयोग करने से क्या होगा। मान लीजिए कि आपने 1 टन, कितना? 1 टन कोयला प्रयोग, 1 टन कोयला कहाँ पर डाला? आपने डाल दिया इसको बॉयलर में। कहाँ पर आपने इसको डाला? बॉयलर में। तो कितना स्टीम तैयार हुआ? स्टीम मान लीजिए तैयार हो गया 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री सेल्सियस का भाप। 5000, कितना? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर तैयार हो गया, स्टीम तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पर 2 टन कोयला, कितना? 2 टन कोयला डालेंगे तो ये स्टीम हो सकता है कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भाप तैयार हो जाए। लेकिन स्टीम तो तैयार हो रहा है, लेकिन इस स्टीम में ना प्रेशर नहीं है, इस स्टीम में प्रेशर नहीं है। तो अधिक मात्रा में कोयला प्रयोग करने से हमें प्रेशर नहीं मिलेगा, हमें स्टीम अधिक टेम्परेचर का मिल जाएगा, ठीक। भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर तो आंसर आपको किधर जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए की तरफ, कि भाप जो है ना, जो प्रेशर बना हुआ है उस, यानी कि ये जो भाप बना हुआ है इस भाप का प्रेशर अधिक होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो जितना अधिक प्रेशर होगा ना उतना ही अधिक थर्मल पावर प्लांट की क्या हो जाएगी? इस प्लांट की दक्षता बढ़ेगी, ठीक है सर। तापीय शक्ति संयंत्र में कोयला का दहन एवं शक्ति का उत्पादन किस चक्र के आधार पर किया जाता है? इस क्वेश्चन का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। आंसर क्या हो जाएगा? रैंकाइन चक्र। ये देखिए पूरा दृश्य है, ये क्या है? पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को समझिएगा, स्टार्टिंग से आपको समझाता हूं मैं। ये क्या है? आस्क स्टोरेज। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेनों के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ पर हम कोयला लाते हैं और इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इकट्ठा किया, इसके बाद कोयला आगे बढ़ता है। आस्क हैंडलिंग प्लांट, यहां पर पल्वेराइजिंग मशीन लगी होती है जो मैंने आपको दिखाया वी वेल्ट वाली, है ना। तो पल्वेराइज्ड यहीं पर होता है और वी वेल्ट लगा होता है, फिर उसको हम बॉयलर तक ले आते हैं। बॉयलर में यहाँ कोयला डाला जाता है और ऊपर पानी टंकी होती है और उसमें स्टीम तैयार होता है। वो स्टीम अगर तैयार हो गया ना, उस स्टीम को हम कहाँ पर ले जाते हैं? सुपर हीटर में। स्टीम में उपस्थित नमी को समाप्त करता है सुपर हीटर। सुपर हीटर के द्वारा यहाँ पर इस स्टीम के प्रेशर को और अधिक बढ़ाया जाता है और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, आपने देख रखा है मेन वाल्व है। इस मेन
वाल्व से हमें जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना जनरेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रेशर छोड़ते हैं टरबाइन पर। अगर हमें कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम फुल प्रेशर टरबाइन पर नहीं डालेंगे, इस वाल्व के द्वारा हम हाफ प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर इस प्रेशर को हमने टरबाइन को दिया। टरबाइन क्या किया कि टरबाइन घूमता है, इसका जो पंखुड़िया है वो घूमने लगा, और पंखुड़िया घूमने लगा तो ये इनका जो मैकेनिकल कनेक्शन होता है जनरेटर के साथ, जनरेटर भी घूमने लगा, और जनरेटर यहाँ 3 फेज की सप्लाई को जनरेट कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा वापस आते हैं, इस टरबाइन में जो हमने स्टीम छोड़ा था ना, उस स्टीम को हमें दोबारा पानी में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। उस पानी को हमें दोबारा यूज में लाना है। तो टरबाइन से जो पानी बना वो डायरेक्ट कंडेंसर में चला गया। अब कंडेंसर से इसको हमने कहां पर लाया, कूलिंग टावर में ले आया, और कूलिंग टावर से हमने क्या किया, पानी ठंडा हो गया, इसको हमें फिर से एक मोटर यहां पर लगाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर्कुलेटिंग वाटर पंप। ये सर्कुलेटिंग वाटर पंप इसको फिर से कंडेंसर में ले जाता है, और कंडेंसर से फिर से हम यहां पर एक देखिए कंडेंसेट रिएक्शन पंप है ना, एक्स्ट्रा रिएक्शन पंप। यहां इस पंप के द्वारा प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया जाता है, और प्रेशर को बढ़ा करके हम दोबारा देखिए कहां पर ले जा रहे हैं इसको, इस फीड वाटर को यहां इकोनोमाइजर में ले आए। इकोनोमाइजर में देखिए यहां पर सुपर हीटर है, सुपर हीटर से जो फ्लू गैस निकल रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात हमने पहले कर रखा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। जो सुपर हीटर से फ्लू गैस निकलता है, उस फ्लू गैस में क्या होता है, हीट होता है। उस हीट को हमने कहां पर दिया, इकोनोमाइजर में दिया, ताकि जो यहां कूलिंग टावर से ठंडा पानी आ रहा है ये इकोनोमाइजर में जाकर के गर्म हो जाए। अब इस गर्म पानी को हम दोबारा कहां पर ले आए, बॉयलर में ले आए। अब पहले से ही बॉयलर में, मान लीजिए बॉयलर में पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना है, तो हम मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम पहले ही पानी को गर्म कर दिए। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी को हम यहां बॉयलर में लाए। अब हमें बॉयलर में 60 डिग्री टेम्परेचर पर ही गर्म करना है, और 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने के लिए हमें कम कोयला, कम फ्यूल, कम ईंधन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो साइकिल चल रहा है ना, इसी साइकिल को क्या कहा जाता है, इसी साइकिल को कहा जाता है रैंकाइन साइकिल, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए। ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यही आप जितनी मर्जी उतने बार क्लास को देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतने बार क्लास को सुन सकते हैं। शीतलन बुर्ज के द्वारा निम्न कार्य किया जाता है, गैसों का निष्कासन किया जाता है, गैसों को ठंडा किया जाता है, जल को बहाया जाता है, जल को पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी है कि जल को पुनः उपयोग में लाया जाता है। शीतलन बुर्ज, शीतलन से मतलब क्या है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि पानी को हम ठंडा करें। पानी को क्यों ठंडा कर रहे हैं, ताकि पानी को हम दोबारा बॉयलर में ले जा करके स्टीम तैयार कर सकें। इसलिए शीतलन बुर्ज जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है जल को पुनः उपयोग में लाने के लिए, इस प्रोसेस को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। एक तापीय संयंत्र की संपूर्ण तापीय दक्षता कितनी होती है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है दोस्तों 25 से 30%। अब इतना डाउन क्यों होती है थर्मल पावर प्लांट की, देखिए सबसे पहली बात हम इसकी रनिंग लागत पर बात करते हैं दोस्तों। रनिंग लागत में देखिए क्या होता है, देखिए सॉरी रनिंग लागत की नहीं, हम पावर जनरेट करते हैं थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। तो पावर को जनरेट करने से पहले हमें पावर को खर्च करना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी हाई एचपी की मोटर होती हैं जो हाई करंट पर ऑपरेट होती हैं, चलती हैं, वो पावर का क्या कराती हैं, खपत कराती हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कि हम 1000 मेगावाट 100 मेगावाट का अगर हम कोई पावर प्लांट स्थापित करते हैं, तो इसमें से कम 1 मेगावाट का हमें पावर खपत करना पड़ता है स्टार्टिंग में, उपकरणों को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाने के लिए। और जो बिल वगैरह बनता है वो सब कुछ मिला के, मतलब कि 1 मेगावाट तो मैंने बहुत अधिक बता दिया, इससे कम ही होता है। तो पावर को पहले हमें खपत कराना पड़ता है, उपकरणों को चलाना पड़ता है, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से पावर को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। और दूसरी बात कि सारे लागत को मिला करके एफिशिएंसी को इंक्लूड किया जाता है, इसकी एफिशिएंसी को निकाला जाता है। अब देखिए ट्रांसपोर्टिंग कोयला कितना महंगा आता है। और दूसरी बात कि थोड़ा सा 11 केवीए का लाइट जनरेट कर, देखिए थोड़ा तो नहीं है बट 11 केवीए की लाइट जनरेट करने के लिए कितना बड़ा हमें प्लांट बनाना पड़ता है, और कोयला कितने दूर से मंगाना पड़ता है, उस कोयले का खर्चा। दूसरा जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए ट्रेन यूज करते हैं, उस ट्रेन का खर्चा, और कितने सारे वहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ होती है, इन सभी का सैलरी, इन सभी का खर्चा, और कितने सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, इन सभी का खर्चा, है ना। और कितने सारे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इन सभी का खर्चा। कुल मिला करके इसकी जो दक्षता निकाली जाती है वो कितना होता है, 25 से 30
30% इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। अब आपको यह बताना है कि सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी होती है ना, ये कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 35 कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा फ्लू गैस से कुछ ऊष्मा अलग किया जाता है। अब फ्लू गैस कहां से निकलता है, तो ये निकलता है दोस्तों सुपर हीटर से निकलता है। कहां से, सुपर हीटर से फ्लू गैस निकलता है। आंसर होगा वायु प्रतितापक। देखिए जो वायु प्रतितापक होता है ना, देखिए जो फ्लू गैस होती है जिसको हम दग्ध गैस कहते हैं, ये जो फ्लू गैस है ना, इस फ्लू गैस का जो फ्लू गैस होती है, इस गैस को अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका अगर हम इस फ्लू गैस का डाउन कर देते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होती है, एनटीपीसी होती है, इस पूरे प्लांट का 1% जो दक्षता होती है ना वो बढ़ जाती है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि फ्लू गैस जो होती है वो बहुत अधिक हीट होती है। उस फ्लू गैस को अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसका टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं तो एनटीपीसी प्लांट का 1% दक्षता बढ़ जाती है। अब देखिए इसको फ्लू गैस का टेम्परेचर डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किया है दोस्तों इकोनोमाइजर लगा दिया है। उस इकोनोमाइजर में ठंडा पानी भरा हुआ है। जब भी ये फ्लू गैस से जो हीट है, ये हीट जब भी ठंडे पे जाएगा तो फ्लू गैस भी डाउन हो जाएगी, फ्लू गैस का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर डाउन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो थर्मल पावर प्लांट यानी कि तापीय शक्ति संयंत्र जो होता है उसका 1% दक्षता क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो ये रहे टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन, 35 तक यानी कि 15 टोटल क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी से रिलेटेड था, है ना, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड था। ये दृश्य देखिए आप, कितना अच्छा दृश्य है। आपका सपना भी होगा कि हम भी ऐसे पावर प्लांट में अपना योगदान दें, हम भी ऐसे पावर प्लांट में अपना एक करियर बनाएं, ऐसे पावर प्लांट में सर्विस लेकर, जॉब लेकर के। ठीक है ना। तो देखिए आपका जो जॉब करने का सपना है, आपका जो करियर, एक बेहतरीन करियर निर्माण करने का जो सपना है, वो सब कुछ ना आपके हाथ में है। आप जितना स्ट्रगल करेंगे, आप अभी जितना मेहनत करेंगे, उतना ही शानदार आपका करियर बनेगा। और आपका करियर ऊपर वाला नहीं बनाता, ना ही आपका करियर और कोई बनाता है। आपका करियर सिर्फ आपका शिद्दत से किया हुआ मेहनत तैयार करता है ना। आप दोबारा देखिएगा और गौर से सुनिएगा कि हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए पैरों को, जिद हो ऐसी जो आंधियों में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आपके संघर्ष को आपके मंजिल से मिला दे। दोस्तों जब इस लाइन को अपने जीवन में आप उतार लेंगे ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से ना कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। इसलिए शिद्दत से मेहनत करते रहिएगा। और दोस्तों ये जो हमने थर्मल पावर प्लांट का ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है ना, ये सीरीज बहुत ही खास होने वाला है और खास है देखिए। और इसका पर्टिकुलर एक हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। अभी हाल ही में हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हमने यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से जो चैप्टर था उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है, जिसका प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वीडियो को देखिएगा, उस क्लास को देखिएगा। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटी एग्जाम की, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह काम आने वाला है। बेसिकली दोस्तों रेलवे में तो बहुत अधिक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये टोटल क्वेश्चन थे। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन और आईटी इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए ये क्लास था और बहुत ही शानदार क्लास था। ठीक है ना। क्लास पसंद आया हो तो दिल का इमोजी कमेंट बॉक्स में दोस्तों भेजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कल फिर से आ रहा हूं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।